नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो देखने में तो बहुत सीधी सादी है। हमारे पास एक तस्वीर है एक संवाद की, जिसमें एक टीचर है शास्त्री मैडम और उनका एक स्टूडेंट है। और ये छोटी सी बातचीत एक ऐसे सवाल पर है जो शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा। बिल्कुल वही सवाल कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज आखिर कहते क्यों है। और आज हम सिर्फ इस कहावत को दोहराएंगे नहीं, बल्कि इसके पीछे जो विज्ञान है उसकी गहराई में उतरेंगे। हाँ, हमारा मिशन यही है कि ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि रेगिस्तान के लिए प्रकृति का एक इंजीनियरिंग का अजूबा कैसे है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो बातचीत शुरू होती है शास्त्री मैडम के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। वो पूछती हैं, क्या तुम्हें पता है ऊंट के शरीर में एक खास सिस्टम होता है जो उसे रेगिस्तान में पानी बचाए रखने में मदद करता है। ये एक बेहतरीन शुरुआत है। ये सीधे मुद्दे पर आती है ना कि ऊंट के पास कोई कोई सीक्रेट पावर है। हाँ, और स्टूडेंट का जो जवाब है, सच में मैम कैसे, वो बिल्कुल हमारी अपनी उत्सुकता है। हम सब यही जानना चाहते हैं। हाँ, और शास्त्री मैडम का पहला जवाब ही मतलब चौंका देता है। वो कहती हैं कि ऊंट का शरीर पसीना बहुत देर से निकालता है। अभी सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। क्यों? मतलब हमारा शरीर तो गर्मी लगते ही फौरन पसीना बहाना शुरू कर देता है। बिल्कुल, हमारे लिए पसीना एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनर है। सही। पसीना जब भाप बनता है तो वो शरीर की गर्मी को अपने साथ ले जाता है और हमें ठंडक मिलती है। लेकिन इसमें हम बहुत सारा पानी खो देते हैं। अच्छा। ऊंट इस पूरे सिस्टम को ही पलट देता है। वो गर्मी से लड़ने के बजाय उसे एक हद तक अपना लेता है। अपना लेता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो अपने शरीर के तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ने देता है। कितना ज्यादा? शास्त्री मैडम बताती हैं कि ऊंट 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक शरीर गर्म होने के बाद ही पसीना छोड़ना शुरू करता है। 1 मिनट 41 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 41 डिग्री। ये तो मतलब यकीन नहीं होता। इंसानों के लिए तो 39-40 डिग्री का मतलब तेज बुखार है। हमारे अंग काम करना बंद कर सकते हैं। सही कहा। तो ऊंट का दिमाग इतने तापमान पर खराब क्यों नहीं हो जाता? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर ऊंट की जो इंजीनियरिंग है ना उसका कमाल दिखता है। अच्छा। उसके पास एक, आप कह सकते हैं, एक तरह का आंतरिक कूलिंग सिस्टम है जो खास तौर पर उसके दिमाग की रक्षा करता है। दिमाग के लिए अलग से? हाँ, उसकी धमनियों और नसों का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क होता है जिसे कैरोटिड रेट कहते हैं। कैरोटिड रेट? ये नेटवर्क दिमाग तक पहुंचने वाले खून को शरीर के बाकी हिस्सों के मुकाबले ठंडा रखता है। अरे वाह। तो भले ही उसका बाकी शरीर भट्टी की तरह तप रहा हो, उसका दिमाग एकदम सुरक्षित और ठंडा रहता है। तो ये ऐसा होगा जैसे हमारे शरीर का एसी तो हमेशा फुल स्पीड पर चलता है। हाँ, जबकि ऊंट का सिस्टम एक स्मार्ट थर्मोस्टेट है जो तभी ऑन होता है जब बहुत जरूरी हो। और दिमाग के लिए एक अलग से वीआईपी एसी लगा है। बिल्कुल सही समझा आपने। वो दिन में अपने शरीर को गर्म होने देता है और फिर रात में जब रेगिस्तान ठंडा होता है तो वो जमा की हुई गर्मी को धीरे धीरे बाहर छोड़ता है। अच्छा, तो उससे उसे ठंड भी नहीं लगती? बिल्कुल, ऊर्जा और पानी दोनों बचाने का एक गजब का तरीका है। ठीक है, तो ये तो उसका हीट शीट सिस्टम समझ आ गया। लेकिन ऊंट की बात हो और उसके कुबड़ की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ऐसा है। हो ही नहीं सकता। मैंने तो हमेशा से यही सुना है कि वो अपने कुबड़ में पानी जमा करके रखता है। हाँ, और ये शायद ऊंट से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक है। तो क्या ये सच नहीं है? नहीं, ऊंट के कुबड़ में पानी नहीं बल्कि चर्बी, फैट जमा होता है। फैट? जी, फैट। एक बड़े ऊंट के कुबड़ में 40 किलो तक चर्बी हो सकती है। जैसा हुआ, पानी की बोतल नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। ये एक एनर्जी का खजाना है। जब रेगिस्तान में उससे हफ्तों तक खाना नहीं मिलता तो वो इसी चर्बी को गलाकर ऊर्जा लेता है। लेकिन यहाँ एक और वैज्ञानिक चमत्कार छिपा है। वो क्या है? जब ऊंट इस चर्बी को मेटाबोलाइज करता है, मतलब ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है, तो इस प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट पानी होता है। क्या? 1 मिनट, मतलब वो अपनी चर्बी से पानी बनाता है? हाँ बिल्कुल, इसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। मेटाबॉलिक वाटर? हर 1 ग्राम चर्बी टूटने पर उसे 1 ग्राम से भी ज्यादा पानी मिलता है। अरे वाह। तो उसका कुबड़ एक तरह से पानी का स्रोत है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। हाँ, वो पानी का टैंक नहीं है बल्कि एक पावर प्लांट है जो बिजली के साथ साथ पानी भी पैदा करता है। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा। सोचिए, अगर ये 40 किलो चर्बी उसके पूरे शरीर पर एक परत की तरह फैली होती, जैसे वेल में होती है, तो क्या होता? तो वो एक मोटे कंबल की तरह काम करती है और उसे गर्मी और ज्यादा लगती। बिल्कुल, प्रकृति ने उसकी सारी चर्बी को एक जगह उसकी पीठ पर इकट्ठा कर दिया है। कमाल है।
इससे उसका बाकी शरीर आसानी से गर्मी बाहर निकाल पाता है। ये डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो वाकई कमाल है। तो ऊंट पसीना रोककर पानी बचाता है और जरूरत पड़ने पर अपनी चर्बी से पानी बना लेता है। जी। लेकिन मान लीजिए कि हफ्तों की प्यास के बाद उसे कहीं पानी मिल गया। मैंने सुना है कि वो मिनटों में 100 लीटर से ज्यादा पानी पी सकता है। हाँ, ये सच है। तो इतना सारा पानी अचानक शरीर में जाने से कोई गड़बड़ नहीं होती? यहाँ हम ऊंट के तीसरे सुपर पावर पर आते हैं, और ये छिपा है उसके खून में। खून में? हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो गोल होती हैं। हाँ। जब हम अचानक बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो ये कोशिकाएं फूलकर फट सकती हैं। और ऊंट के साथ ऐसा नहीं होता? नहीं, क्योंकि ऊंट की लाल रक्त कोशिकाएं गोल नहीं बल्कि अंडाकार होती हैं। ओवल शेप की? अच्छा। तो उससे क्या होता है? ये आकार उन्हें दो असाधारण शक्तियां देता है। पहली, जब ऊंट पानी की कमी से जूझ रहा होता है और उसका खून गाढ़ा हो जाता है, तब भी ये अंडाकार कोशिकाएं आसानी से पतली नसों में बहती रहती हैं, क्लॉट नहीं बनाती। और दूसरी शक्ति? दूसरी शक्ति तब काम आती है जब वो बहुत सारा पानी पीता है। ये अंडाकार कोशिकाएं बहुत लचीली होती हैं और बिना फटे अपने साइज से लगभग 2.5 गुना तक फैल सकती हैं। 2.5 गुना? जी। तो जब ऊंट मिनटों में 100-125 लीटर पानी पीता है, तो उसका शरीर और उसकी रक्त कोशिकाएं इस पानी की बाढ़ को आसानी से संभाल लेती हैं। ये तो सच में अविश्वसनीय है। और इतना ही नहीं, उसके गुर्दे, उसकी किडनीज और आंतें भी पानी बचाने में माहिर हैं। वो कैसे? ऊंट के गुर्दे पेशाब को बहुत ज्यादा गाढ़ा कर सकते हैं, जिससे पानी का नुकसान कम से कम हो, और उसकी आंतें गोबर से लगभग सारा पानी सोख लेती हैं। तभी ऊंट का गोबर इतना सूखा होता है। इतना सूखा कि उसे तुरंत जलावन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रकृति ने एक बूंद भी बर्बाद न करने का इंतजाम किया है। वाह। तो ये तो हो गया उसका पूरा मतलब अंदर का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन रेगिस्तान के बाहरी खतरों से, जैसे रेत के तूफान, जलती हुई रेत, उसके लिए भी उसके पास बेहतरीन आउटडोर गियर है। जैसे? चलिए पैरों से शुरू करते हैं। ऊंट के पैर गद्देदार और चौड़े होते हैं। हाँ, मैंने देखा है। वो रेत पर फैल जाते हैं। ये बिल्कुल बर्फ पर चलने वाले स्मूथ शूज की तरह काम करता है, जिससे उसके पैर रेत में धंसते नहीं हैं। और उसकी आंखों का क्या? उसकी पलकें बहुत लंबी होती हैं ना? हाँ, उसकी पलकों की 2 परतें होती हैं, जो रेत को आंखों में जाने से रोकती हैं। 2 परतें? जी। और अगर रेत आंखों में चली भी जाए, तो उसके पास एक तीसरी पारदर्शी पलक भी होती है। अपनी आंखें खुली रखकर भी बंद कर सकता है, ताकि वो रेत के तूफान में भी देख सके। ये उसके लिए बिल्ट इन सेफ्टी गॉगल्स की तरह है। और नाक, सुना है वो भी खास होती है। उसकी नाक भी एक अजूबा है। वो अपने नथनों को पूरी तरह से बंद कर सकता है, ताकि रेत अंदर ना जाए। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, जब वो सांस छोड़ता है, तो सांस की नमी का एक बड़ा हिस्सा नाक के अंदर ही, मतलब कंडेंस होकर वापस शरीर में सोख लिया जाता है। तो वो अपनी सांस से भी पानी बचाता है? बिल्कुल। तो अब मुझे समझ आ रहा है। ये सब जानने के बाद जब वो स्टूडेंट हैरानी से कहता है, वाह मैम, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। हाँ। तो ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं है, ये इन सभी अद्भुत क्षमताओं को एक साथ जोड़ने वाला वो आहा मोमेंट है। बिल्कुल। और शास्त्री मैडम का जवाब बिल्कुल सही, और यही है आज का सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट। इस पूरी खोज को एक खूबसूरत अंजाम देता है। सही कहा। ये उपाधि रेगिस्तान का जहाज कोई कविता नहीं है। ये एक सटीक वैज्ञानिक विवरण है। अब ये उपाधि मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसे एक जहाज अपने यात्रियों को एक विशाल बेजान समुद्र के पार ले जाता है, ठीक वैसे ही ऊंट इंसानों को एक विशाल पानी रहित रेगिस्तान के पार ले जाता है। वो सिर्फ एक सवारी नहीं है, वो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। हाँ, और इस उपाधि में एक सम्मान का भाव भी है। ये ऊंट की सहन शक्ति को, उसके धैर्य को सलाम करती है। उसका हर अंग, हर कोशिका रेगिस्तान में जीने के लिए ही बनी है। वो सचमुच एक चलता फिरता सांस लेता हुआ जहाज है। तो शास्त्री मैडम और स्टूडेंट के इस छोटे से संवाद ने हमें कितनी गहरी यात्रा पर भेज दिया। और ये हमें सिखाता है कि अक्सर सबसे सीधी साधी दिखने वाली बातों के पीछे सबसे गहरा विज्ञान छिपा होता है। वाकई, एक बच्चे के सवाल ने हमें जीव विज्ञान के एक मास्टर क्लास तक पहुंचा दिया। और पता है, ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े विचार की ओर ले जाता है। वो क्या? अब अडेप्टेड है। ये लाखों वर्षों के विकास का नतीजा है। हाँ, ये तो स्पष्ट है। तो आज जब हम जलवायु परिवर्तन और बढ़ते मरुस्थलीकरण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जब दुनिया के कई हिस्से और ज्यादा गर्म और सूखे होते जा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है, क्या ऊंट के इस अनोखे जैविक ब्लूप्रिंट में भविष्य के लिए कोई सबक छिपा है? मतलब? क्या उसके पानी बचाने और अत्यधिक गर्मी सहन करने के तरीकों का अध्ययन हमें दूसरे जीवों या शायद इंसानों को भी एक गर्म और शुष्क भविष्य के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है? क्या हम असल में
भविष्य के लिए एक सर्वाइवल मॉडल को देख रहे हैं।